वेलकम स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एडवांस एग्जांपल्स है। यहाँ पे सेट वन कहेंगे इसको। यहाँ पे हम दो सवाल करने वाले हैं। ये सवाल क्रैक करने के लिए आपको दो चीजों पे पकड़ जरूरी है। पहली है इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। जैसे स्पीयर है तो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा। दूसरा, क्योंकि फील्ड वेक्टर है तो वेक्टर, ये जो टॉपिक है उस पे आप पे पकड़ होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आपकी स्ट्रांग है तो आपका 50% काम आसान हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। आज का जो दो एग्जाम्पल है वो हम चार चीजें पढ़ेंगे। पहली है कि कंडक्टिंग स्फीयर का फील्ड कैसा होता है। अगर फील्ड पता है तो हम मॉडल कर सकते हैं। दूसरा है कि कौन से फोर्स बैलेंस करने हैं हमें, उसी को हम लिमिटिंग कंडीशन कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस की भी बात है और थोड़ी प्रैक्टिस से पता चलेगा। देखेंगे हम, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशंस आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। फिर है वेक्टर्स। उसमें हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, उसका एनालिसिस करेंगे। और एक चीज है जो कि काफी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, क्यू बाय एम रेशियो, है ना। क्यू बाय एम रेशियो से कैसे ये सवाल में अलजीब्रा में हम आइडेंटिफाई करके आसानी से, है ना। तो ये आप देखेंगे। और दूसरा है कि ये लेवल जो है जेई मेन से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल लेवल थोड़ा आगे है। इसीलिए ये दो सवाल आपको होपफुली काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग इससे आपका होगा। चलो, तो ये पहला सवाल है कि एक चार्ज्ड मर्क्यूरी ड्रॉप है जो हाइट h से स्पेरिकल मेटल पे गिर रहा है। मेटल का रेडियस स्पेरिकल r है, कैपिटल। चार्ज जो मर्क्यूरी है उसका ड्रॉप का साइज, मास m है, और उस पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है ना। अब ऑब्वियसली ये गिर रहा है तो मेटल स्फीयर पे भी चार्ज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ड्रॉप बढ़ेंगे। अच्छा, अब आगे सवाल ये है कि कितने नंबर ये अलाउ होगा, कितने नंबर गिर सकते हैं। तो समझिए आप, मतलब ये है कि जैसे जैसे ड्रॉप गिरते जाएंगे चार्ज बढ़ता जाएगा। तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे वो रिपेल भी करेगा, है ना। यही है। तो किस पॉइंट पे वो रिपेल करेगा, कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स के बाद वो एक ड्रॉप को नहीं गिरने देगा। तो इसका फिजिकल मॉडल देखिए आप कि आफ्टर लेटर से एन ड्रॉप अगर गिर चुके हैं तो स्फीयर पे चार्ज एन क्यू आ जाएगा। एन क्यू चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगी, आप के क्यू बाय आर स्क्वायर करोगे तो ये आपकी, अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है आपके स्फीयर की, है ना। और ये स्फीयर जो है, आ, उसमें आप जो ये स्मॉल आर है ना, ये हम लेटस से एच माइनस आर कह सकते हैं कि ड्रॉप गिर रहा है एच हाइट से। तो जिस हाइट पे वो बैलेंस होगा, जिस हाइट पे हम लिमिटिंग कंडीशन लगाने वाले, देखते हैं कौन सी लिमिटिंग आगे, तो हम उसको आर जो फील्ड है उसमें ये ले लेंगे। ठीक है, अब कौन सी लिमिटिंग कंडीशन, तो देखिए लिमिटिंग कंडीशन ये है कि एन प्लस वन ड्रॉप आगे गिरने नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है और ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है। तो जो एन प्लस वन ड्रॉप है वो अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटी बैलेंस हो जाएगा तो यही लिमिटिंग कंडीशन है, और इतना ही कॉन्सेप्ट है इस मॉडल का, है ना। तो देखो आगे इसको कि कैसे ये केमिकली आप समझो इसको कि एन क्यू चार्ज है। अ, ये जो ड्रॉप है वो नीचे गिर रहा है एन प्लस वन एच माइनस आर हाइट से, और ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है। देखा, अब इन दोनों को आपको बैलेंस करना है, बस इतना ही है ये फिजिकल मॉडल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी, जिसमें आर एच माइनस आर है, कैपिटल। अच्छा, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, क्यू ही। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स अब आपको बैलेंस करना है, एम जी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। इस बैलेंस से आपको सीधा एन मिल जाएगा, है ना। अब ये एन जो है, देखो नीचे क्यू स्क्वायर आ रहा है, मतलब अगर ड्रॉप पे चार्ज ज्यादा तो कम ड्रॉप गिरते हैं, है ना।
तो इस प्रॉब्लम में इनसाइट 2 ही इनसाइट है आपको कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझा है स्फीयर की, दूसरा है कि थ्रेशोल्ड लिमिटिंग कंडीशन आपने कैसे लगाई है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, थोड़ा-सा और इन्वॉल्व्ड है वो। क्वेश्चन ऐसा है कि 2 बॉल है जिनपे चार्ज है और जिनका मासेस भी है। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है v स्पीड से और अचानक से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा t टाइम के लिए उन पे लगती है। उसकी वजह से एक 60 डिग्री में डिफ्लेक्ट हो जाता है बॉल 1 और उसकी वेलोसिटी v/2 हो जाती है। दूसरा 90 डिग्री, उसकी वेलोसिटी v2। अब पूछा है हमें कि ये जो v2 है वो कैसे आप निकालोगे? दूसरा कि Q1/m1 अगर अल्फा ले ले अल्फा 1 तो Q2/m2 क्या होगा? है ना? और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन जो है वो निग्लेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा-सा पॉज़ करिए, खुद से एक डायग्राम बनाइए कि दोनों बॉल कैसे एक्स में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएँगे और बॉल पहली बात तो आप सोचिए कि क्यों डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है? वो डिफ्लेक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो Q/m के रेशियो पे डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। ये भी एक सीखने वाली चीज़ है और यहीं पे हम आज आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि v वेलोसिटी से x सपोज करो कि डायरेक्शन चूज करें तो दोनों वहां जा रहे थे, अचानक से ग्रीन फील्ड आप लगी है इनके ऊपर तो v1 जो है 60 डिग्री घूम गया और v2 जो है 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, तो आपका अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से क्योंकि डेल्टा टी टाइम है ना, डेल्टा टी मतलब स्मॉल टाइम, जहां ही डेल्टा टी स्मॉल टाइम आता है आप सीधा इम्पल्स लगा दो, तो इम्पल्स इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से क्यू ई डेल्टा टी। ओके, और इस इम्पल्स की वजह से ये जो चेंज हुई है वेलोसिटी वो मोमेंटम चेंज आए, समझे? तो दोनों मोमेंटम और इम्पल्स दोनों वेक्टर्स है। अब हम इनको वेक्टर कंपोनेंट में अगर एनालाइज करें तो आसानी से चीज सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे कॉम्पोनेंट ले लो, सिमिलरली आपका इम्पल्स भी आई जे में आ जाएगा क्यू ई डेल्टा टी, और आपका मोमेंटम जो है वो भी वी एफ माइनस वी आई है, तो वी एफ और वी आई के दो कंपोनेंट ले लेंगे, तो एक्स और वाई में हम सॉल्व करेंगे इनको, कंपोनेंट वाइज सॉल्व हो जाएगा ये आराम से। तो देखो, तो यही चीज हम आगे लिखते हैं इसमें। बॉल वन के लिए वी आई क्या था, क्योंकि आई कैप में था हमने आई में ले रखा है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री है तो 60 आई कैप कॉस साइन 60 जे कैप, ठीक है। और वेलोसिटी v1 v/2 दी हुई है हमें। ओके, तो हम अब ये इक्वेशन लगा दिया हमने जो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है ना। इसे देखो हमें सिमिलरली हम बॉल टू के भी लिए लगा लेते हैं, चलो कि v1 तो दिया ही था वी आई कैप इनिशियल, और v2 हमें इस बार नहीं पता है पर अल्टीमेटली वो जे डायरेक्शन में है तो सिंपली v2 जे आएगा। तो उसके लिए भी हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं इम्पल्स मोमेंटम, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इनको एक्स और वाई में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, पहले तो अ, ये अलजीब्रा में गलती ना हो, आपको cos 60 पता होना चाहिए, sin 60 बराबर आप अगर रखोगे तो एक्स कंपोनेंट का ये बॉल वन के लिए आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली वाई कंपोनेंट का बॉल वन के लिए ये इक्वेशन आपको मिलेगा। अब आप क्या करो कि m1 से डिवाइड कर लो ताकि आपको ये Q1/m1 के टर्म्स में मिल जाए। अब देखो यहाँ पे आपका जो राइट हैंड साइड है वो वेलोसिटी v है ना, है दोनों बाजू, तो ये v से हम कनेक्ट करेंगे इसको, है ना। कैसे, देखो आगे सिमिलरली बॉल टू के लिए इक्वेशन लगाओ, तो x में आपका ये इक्वेशन मिल गया, y y में आपको v2 नहीं पता था तो v2 लगा दिया। अब इसको भी m2 से डिवाइड करो तो ये इक्वेशन मिलेगा। जैसे मैंने कहा, अब इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें, तो ये जो v है ना इसी से हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक पहले वाले बॉल में v था, दूसरे वाले में भी v है ना।
तो कैसे देखो, यही आपको समझना है यहाँ पे। तो एक्स कंपोनेंट इक्वेशन हमने दोनों के लिए लगा लिया। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा क्यू बाय एम, है ना। सिमिलरली ये Q2/M2, अगर Q1/M1 तो दिया है अल्फा 1 को, तो Q2/2 M2 मिल गया हमें। अब ये y कंपोनेंट के लिए भी सिमिलरली हम रेशियो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो v था, मैंने कहा कि पहले का y में v नोन था, दूसरे का y में v2 अननोन था, है ना। लेकिन Q2/M2 अब नोन है, तो इसीलिए हमने इन दोनों को डिवाइड किया है। और 3/4 हमें रेशियो पता था, तो इस रेशियो से हमें V2 मिल जाएगा, समझे। तो देखो, समराइज कर लेते हैं कि एग्जाम्पल 2 में हमें इनिशियल वेलोसिटी दी थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया था, उससे हमने इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन एक्स वाई कंपोनेंट में लगा के सॉल्व कर लिया है, और रिजल्ट हमारे Q2/M2 4/3 आया है, V2 भी हमने निकाल लिया है। तो हमें ये दो एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, जैसे ही हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है, तो इ- उसकी वजह से फोर्स में हम कंपोनेंट निकालेंगे, या तो इम्पल्स, अगर इम्पल्स मिलता है तो इम्पल्स के भी हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। दूसरा है, हमें क्यू बाय एम रेशियो से पता चलता है कि जितना क्यू बाय एम रेशियो अलग, उतनी वेलोसिटी डिफ्लेक्शन अलग होता है। और क्यू बाय एम का हमने अलजीब्रा भी यहाँ पे देखा है, और हमने वेक्टर कंपोनेंट से ये सारे अलजीब्रा कैसे क्रैक करते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा है। तो ये जो मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ ना, यही पैटर्न है। जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड या कोई भी फील्ड आती है, तो वेक्टर में कंपोनेंट की एक पैटर्न होती है। ये आपको इस एग्जांपल से और आगे भी ऐसे, है ना, आप इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें। तो आप अभी क्या करो कि एक बार और इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसे सिमिलर वेरिएशन ले लो आप, और प्रैक्टिस से आपको ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि शुरुआत में कि इन दोनों में एक ही चीज है, क्या है कि फील्ड आपको पता होनी चाहिए कि कैसी है, और आपका सॉलिड वेक्टर अलजेब्रा, ये दोनों बेस अगर क्लियर है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम 50%, आगे हम और भी सेट करेंगे जहाँ पे नए वेरिएशन देखेंगे। तो प्लीज स्टे इन टच। होप आपको अच्छा लगा है। थैंक यू।